Hi guys. So in the previous class we have learned about photosynthesis and carbon fixation. So in this session what I am going to tell you is Calvin cycle, C3 plants, C4 plants and CAM pathway. So let's see. First see one important point that I already told you in previous class is in Calvin cycle what happened. So I have already told you in previous class about Calvin cycle. So just एक quick go through कर लेते हैं जिससे कि आपका clear हो जाए. 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 RUBP के साथ फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज 6,3 ग्लिसरलडिहाइड, राइट? So 6,3 phosphoglyceric acid. So 6,3 phosphoglyceric acid, and this process is conducted by Rubisco, one particular important enzyme of this Calvin cycle pathway. And you know about Rubisco. Rubisco is an important enzyme that is mainly present in chloroplast. Okay, stroma of chloroplast. So Rubisco का features already हमने explain किया था आपको. बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज, और ऑलरेडी रेगुलेशंस भी मैंने बताया था, उसके बाद दैट 3 phosphoglyceric acid इज कन्वर्टेड इनटू 6,3 phosphoglyceraldehyde. So this is converted into glyceraldehyde, which is known as reduction process, and then further regeneration of RUBP, which 6 phosphoglyceraldehyde converted into 3 phosphoglyceraldehyde. Okay, 3 phosphoglyceraldehyde. और in this process एक 3 phosphoglyceraldehyde निकल जाता है बाहर. ओके, और यहाँ पर ये 5 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3 phosphoglyceraldehyde के. So this whole Calvin cycle I have already told you in previous class, but just for quick revision मैं ये दिखा रही हूँ. और अब हम जो करेंगे वो है कैलकुलेशंस, मतलब कैलकुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू कि कैल्विन साइकिल में किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं ATPs को, NADPH को, सो दैट you know that difference in term of, so that you know that difference in term of C3, C4 and CAM pathway. So C 6 carbon dioxide is converted into 2,3 phosphoglyceraldehyde, right? So this is 2,3 phosphoglyceraldehyde which is further converted into 1 glucose. तो हम ये भी देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया था. 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है. सो होता क्या है ना, अब यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 6 कार्बन कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का है, राइट? अब अगर हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन बताएं तो ये 18 ATP यूज करता है और 12 NADPH यूज करता है इन दिस होल फॉर्मेशन, ठीक है? अब यहाँ पर अगर सपोज मैं पूछ रही हूँ 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल, सो सुक्रोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेक्सोज शुगर, 1 इज ग्लूकोज 1 इज फ्रक्टोज. सो 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज के साथ ये 1 सुक्रोज बनता है. तो यहाँ पर तुम्हें 12 कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी जो कन्वर्ट करेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 phosphoglyceraldehyde में, ठीक है? अब ये जो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 phosphoglyceraldehyde में कन्वर्जन हुआ विच इज अराउंड 36 ATP का यूज होगा और 24 NADPH का यूज होगा, ठीक है? सो दिस होल प्रोसेस सिंथेसाइज 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल. और मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि सुक्रोज मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, राइट? सो अब एक और चीज देख लो, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से C3 साइक्लिक कैल्विन साइकिल हुआ, ठीक है? सो n नंबर ऑफ फॉस्फोग्लिसरलडेहाइड बना, ठीक है? फॉस्फोग्लिसरलडेहाइड किस में कन्वर्ट हुआ? स्टार्च में, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, और फॉस्फोग्लिसरलडेहाइड बाहर चला गया साइटोसॉल में 3 phosphoglyceraldehyde के फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट बट इनसाइड द साइटोसोल, बिकॉज स्टार्च
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है बट सुक्रोज नहीं बनेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किस टाइम पे सुक्रोज बनेगा और किस टाइम पे स्टार्च बनेगा, सो वो देखो, ठीक है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड है, राइट, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड है और इसको मैंने कन्वर्ट किया, इसको मैंने डिवाइड किया 2 फॉर्म्स में। अगर साइटोसोलिक पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई होगा तो सुक्रोज की सिंथेसिस होगी, सुक्रोज की सिंथेसिस होगी। कहां पर होगी? साइटोसोल में, राइट। बट अगर साइटोसोलिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लो होगा तो क्या होगा? तो फिर स्टार्च की सिंथेसिस होगी, स्टार्च सिंथेसाइज होगा। वो कहां होगा? स्ट्रोमा में। ओके, सो ये कंडीशंस होती हैं कि अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई होगा साइटोसोल में तो सुक्रोज की सिंथेसिस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लो होगा तो स्टार्च की सिंथेसिस। तो ये प्लीज याद रखना। और हमने सिंथेसिस ऑलरेडी देख लिया था कि सुक्रोज और स्टार्च की सिंथेसिस कैसे होती है। अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ C3C4 प्लांट, C3 साइकिल, फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल। सो रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन जिसमें हम देखते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस रुबिस्को के अंदर। सो रुबिस्को कैसे काम करता है, उसका कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम दैट इन्वॉल्व कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इन रुबिस्को। सेकेंड इज एंजाइम, सेकेंड रेगुलेशन जो हम C3C4 प्लांट्स में देखते हैं, सेकेंड रेगुलेशन जो हम C3C4 प्लांट्स में देखते हैं कि एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन regeneration of RUBP. Another important enzyme is fructose bisphosphatase, ठीक है, fructose bisphosphatase. And second one enzyme is pseudoheptulose phosphatase, ठीक है। तो ये 2 एंजाइम्स हैं, एक है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट, एक शेड्यूल हेप्टुलोज बिसफॉस्फेट। तो इन दोनों एंजाइम्स के काम कैसे होते हैं? ये दोनों एंजाइम्स ऐसे एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, तो इनको एक्टिव कैसे किया जाता है? PS1 सिस्टम पे लाइट पड़ती है, ठीक है, PS1 सिस्टम पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं तो फेरोरिडॉक्सिन को ऑक्सीडाइज्ड स्टेट से कन्वर्ट कराते हैं रेड्यूस्ड स्टेट में, ठीक है, फेरोरिडॉक्सिन को रिड्यूस्ड स्टेट में। तो अब जब ये रिड्यूस्ड स्टेट में होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा अनदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज थियोरिडॉक्सिन, ये थियोरिडॉक्सिन को देगा। सो दिस थियोरिडॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। सो ये जो है थियोरिडॉक्सिन फिर ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ऑक्सीडाइज्ड आर स्टेबल स्टेट, रिड्यूस्ड जो है वो स्टेबल स्टेट नहीं है, तो वो फिर इसमें कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस्ड से ऑक्सीडाइज्ड में जब कन्वर्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को तो देगा, तो वो किसको देगा? वो देगा इंपॉर्टेंट एंजाइम को जो है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज और सेडोहेप्टुलोज बिसफॉस्फेट। तो इस केस में क्या होगा एंजाइम के साथ? एंजाइम पे SH ग्रुप्स होते हैं, राइट, सिस्टीन मॉलिक्यूल पे, यू नो दैट। सो ये ऐसे रिड्यूस्ड फॉर्म में कर देगा, तो ये एक्टिव हो जाएंगे एंजाइम्स, ठीक है। जब तक नहीं देगा तब तक क्या होगा एंजाइम का? एंजाइम SH ग्रुप के साथ रहेगा बट डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट से रिड्यूस्ड स्टेट में कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का होना। सो ये इलेक्ट्रॉन PS1 सिस्टम से मूव करता है और एंजाइम तक आता है, और ये मूवमेंट किससे होती है? फेरोरिडॉक्सिन से थियोरिडॉक्सिन की तरफ,
ठीक है। सो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम को हम बोलते हैं फेरोडॉक्सिन थियोरोडॉक्सिन सिस्टम, फेरोडॉक्सिन थियोडॉक्सिन सिस्टम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो एक्टिव होंगे जब लाइट पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि कहाँ कहाँ कौन सी चीजें होती हैं। सो एक चीज देखना, प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट में अगर ब्लू ग्रीन एल्गी में देखो तो C3 साइकिल पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोट में ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर C3 साइकिल। नेक्स्ट इज यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में डिवीजन हो गया। यूकैरियोट में आते हैं प्रोटिस्ट्स, ठीक है, और दूसरे आते हैं प्लांट्स। तो पहले देखो प्रोटिस्ट के अंदर होती है C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल जो मैंने बता दी। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर अगेन 3 डिवीजन है। एक C3 साइकिल वाले प्लांट्स हैं जिनमें C3 साइकिल होती है, एक C4 प्लांट्स हैं जिनमें C3 भी होगी, C4 साइकिल भी होगी, ठीक है। और एक आते हैं तुम्हारे कैंप प्लांट्स जिनमें C3 होगा और कैंप पाथवे होगा, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में प्लांट्स में अगेन 3 डिवीजन है, एक C3 प्लांट्स हैं, एक C4 प्लांट्स हैं और एक कैंप प्लांट्स हैं। तो C3 में तो सिर्फ C3 साइकिल होगी और C4 प्लांट्स में तुम्हें C3 भी मिलेगा और C4 भी मिलेगा। कैंप में C3 और कैंप पाथवे होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? अब हम देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है फॉर CSIR प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा हमें देखना है कि रिबिस्को का कैसे एक्टिवेशन कैसे किन चीज़ों पर रिबिस्को रोल प्ले करता है और कैसे वो कैल्विन साइकिल को रेगुलेट करता है। सो रिबिस्को का 2 तरीके से काम होगा, बिकॉज रिबिस्को क्या करता है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है। तो कब वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा, कब वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा? सो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और CO2 की भी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, राइट। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब करेगा? जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन लो है बट CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है। O2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई, देन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, O2 की लो एंड CO2 की हाई, देन कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में क्या होगा? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में RuBP कन्वर्ट करता है O2 के फॉर्म में, राइट, एंड इट बिकम 1,3-फॉस्फोग्लिसरल-एल्डिहाइड। सो ये बनेगा और उसके साथ साथ क्या होगा? इस कंप्लीट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, और फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, ओके। नेक्स्ट रिबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जो करता है, उस एक्टिविटी में वो RuBP का यूज करके और CO2 का यूज करके वो 2×3-फॉस्फोग्लिसरल-एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। तो इस केस को हमने ऑलरेडी देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फॉस्फोग्लिसरल-एल्डिहाइड बनाता है, बट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में वो फॉस्फोग्लिसरल-एल्डिहाइड तो बनाएगा बट 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनाएगा और साथ में CO2 को रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, वॉरबर्ग इफेक्ट और वॉरबर्ग एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या है वो देख लो, वॉरबर्ग एक्सपेरिमेंट। सो वॉरबर्ग एक्सपेरिमेंट में क्या है? इन्होंने क्या किया था? फोटोसिंथेटिक ईल्ड देखी थी C3 प्लांट्स में, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ईल्ड्स देखी थी C3 प्लांट्स में कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईल्ड कैसी हो रही है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब O2 प्रेजेंट है, मतलब O2 प्रेजेंट है, उस कंडीशन में फोटोसिंथेटिक ईल्ड
लो है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक यील्ड लो है, बट इन दी presence, in the absence of oxygen, क्या है, फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो हाई है। तो ये इन्होंने वारबर्ग इफेक्ट में देखा था, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और है, दैट इज नोन एज डेकर एक्सपेरिमेंट। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट सी पार्ट में डेफिनेटली आएगा। सी पार्ट से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने भी आपको क्विज में नहीं दिया बिकॉज मैंने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, C3 प्लांट्स को 2 जगह रखा। हाँ, तो इन्होंने इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट रखा, इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट रखा। सो इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट जो है क्या हुआ, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन पाया गया, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई था और लेस ऑक्सीजन यूज हुआ, लेस O2 यूज हुआ और लेस CO2 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस भी करता है CO2 नाइट में, तो लेस CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने देखा क्या कि हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन कम यूज हो रहा है, लो CO2 प्रोड्यूस हुआ। बट जब इन्होंने इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट रखा, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, सपोज दिस इज अ प्लांट, तो प्लांट से ऑक्सीजन यूज हुआ, CO2 रिलीज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसको हम बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन व्हेन इट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो O2 को यूज करके CO2 में कन्वर्ट किया C3 साइकिल ने, C3 में, और साथ साथ एरोबिक रेस्पिरेशन भी हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन भी हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में O2 को यूज किया और CO2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये C3 प्लांट्स क्या हुआ, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट ये फोटो रेस्पिरेशन कर रहे थे और एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहे थे, बट इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट यू कैन सी रेट ऑफ रेस्पिरेशन तो हाई था, बट O2 और CO2 का प्रोडक्शन लो था, ठीक है। तो ये इन्होंने डेकर एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया। अब सिंपली एक चीज जानो, रेस्पिरेशन को ना 2 टाइप से डिवाइड किया गया। इसके बाद रेस्पिरेशन जो है वो या तो कहलाता है डार्क रेस्पिरेशन, ठीक है। डार्क रेस्पिरेशन मींस इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक सेकेंड जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज नोन एज, सेकेंड रेस्पिरेशन इज तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन और डार्क रेस्पिरेशन ये 2 टाइप के रेस्पिरेशंस हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन प्रोसेस, और सारे एंजाइम्स लाइट की प्रेजेंस और लाइट की एब्सेंस से रेगुलेट होते हैं। तो हम पहले वो देखेंगे। तो विद इन अ क्लोरोप्लास्ट जो कुछ भी डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन अ क्लोरोप्लास्ट हुआ, सो विद इन अ क्लोरोप्लास्ट कैसे होगा वो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम फर्स्ट हम देखेंगे रिबिस्को। सो जो इस साइड को मैंने लिखा दैट इज जो मैं इस साइड को लिखूंगी वो सारा कुछ प्रेजेंस ऑफ लाइट के लिए होगा, जो इधर है वो एब्सेंस ऑफ लाइट के लिए होगा। तो रिबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हाई O2 है टू हाई CO2, मीन्स CO2 भी हाई है, O2 भी हाई है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ेगी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी क्यों? क्योंकि O2 लो है और CO2 हाई है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाई टेम्परेचर हो जाएगा या नहीं होगा।
हाई टेम्परेचर लाइट की वजह से होगा, जिसकी वजह से CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सॉलिडिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इनसाइड स्ट्रोमा। डिसॉल्व्ड CO2 क्या होगा, डिसॉल्व्ड CO2 भी डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां देखो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर लो, देन CO2 की सॉल्युबिलिटी, डिसॉल्व्ड CO2 हाई, देन क्या होगा, उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ेगी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में PS2 सिस्टम क्या करेगा, वाटर की हाइड्रोलिसिस करेगा। ठीक है, वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी। सो वाटर की हाइड्रोलिसिस से स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर O2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी। सो इससे भी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इनहांस होगी। ठीक है, सो ये तो था रुबिस्को का। अब हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो फोटो रेस्पिरेशन इज, ये तो रुबिस्को की प्रॉपर्टी थी लाइट की प्रेजेंस में। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है फोटो रेस्पिरेशन, इससे बी पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं। सो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, RUBP और O2 अगर रुबिस्को के साथ कौन सी एक्टिविटी करेंगे फोटो रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। सो 5 कार्बन से कन्वर्ट कर देंगे 2 चीजों में, अभी मैंने बताया 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में, राइट, और यहां पर 2 कार्बन का 2 फॉस्फो ग्लाइकोलेट में। ठीक है, तो ये 2 चीजें, अब ये ग्लाइकोलेट साइकिल में जाएगा, ग्लाइकोलेट साइकिल में जाएगा और CO2 रिलीज करेगा। सो ये इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में होगा। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में डायरेक्टली वो 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बस बनाएगा, राइट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट साइकिल में CO2 में रिलीज होगा। इसको डिस्कवर करने वाला, दिस साइकिल इज डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट, टॉलबर्ट ने डिस्कवर्ड किया था, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, इसको हम बोलते हैं C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल। अगर कोई भी हैंडराइटिंग समझ नहीं आए, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि कहाँ प्रोसेस समझ नहीं आई या कहाँ कोई राइटिंग समझ नहीं आई या कोई वर्ड क्लियर नहीं है, गलत मत लिखना प्लीज। और ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो अब इस जल्दी से इसको एक बार देख लो कि कैसे काम करता है। ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये है तुम्हारा पेरोक्सिसोम और ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने शॉर्ट से बना दिया, उप्स, ये तो गड़बड़ बन गई। ठीक है, तो जल्दी से देखो क्या करता है। मैंने O2 और RUBP को बनाया, इससे 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बना। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इस ग्लाइकोलेट को इधर मूव कराया, इससे फॉस्फेट रिलीज हो गया इन क्लोरोप्लास्ट में। अब ग्लाइकोलेट तुम्हारा कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसिन में। ठीक है, ग्लाइसिन तुम्हारा 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए सेरिन में, और जब कन्वर्जन हुआ तो एक NH4 रिलीज किया, एक CO2 रिलीज किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, NADH रिलीज किया, NAD को यूज किया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन में सेरीन बना। अब सेरीन फिर से इधर जाएगा, इधर आएगा, और सेरीन किधर जा करके सेरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। देखो कितना लॉन्ग प्रोसेस है,
एक तरफ रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से O2 और RUBP के थ्रू डायरेक्ट पूरा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना रहा है, और एक तरफ वो इतने लंबे प्रोसेस को 3 डिफरेंट ऑर्गेनेली से पार करके फिर सेरीन में कन्वर्ट करके फिर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है. दिस इज दो नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल. सो इसमें ग्लाइसिन का अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. एक फीचर है ग्लाइसिन का, ठीक है. ग्लाइसिन जो है वो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में जाता है. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और एंड डीएमिनेशन. डीएमिनेशन इज व्हेन अमोनियम आयन रिलीज फ्रॉम द मॉलिक्यूल. तो वो बाहर रिलीज हो गया, अब वो डीएमिनेट हो गया, मींस अमाइन रिलीज हो गया, ठीक है. तो डीएमिनेशन प्रोसेस में गया. उसके साथ साथ दिस फोटो रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली वेस्टफुल प्रोसेस, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. रुबिस्को जनरली ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जस्ट करता है, किस लिए कि ऑर्गेनिक कार्बन को वो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर दे, बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक कार्बन और ये इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो गया, तो ये कंप्लीटली वेस्ट प्रोसेस है, ठीक है. लेकिन कुछ प्लांट्स इसको करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज C4 प्लांट्स, ठीक है. C4 प्लांट्स का देखते हैं. C4 प्लांट्स मेनली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं. एंजियोस्पर्म्स में फर्स्ट पाए जाते हैं. मोर देन 4% एंजियोस्पर्म फैमिली जो है, एंजियोस्पर्मिक फैमिली जो है वो यूज करती है, मतलब वो मेनली कैटेगराइज्ड होती है C4 प्लांट्स में, ठीक है. फैमिली कैटेगराइज्ड इन C4 प्लांट्स एज C4 प्लांट्स, ठीक है. उसके बाद मोस्टली मोनोसाइट्स होते हैं. मोनोसाइट्स और मोनोकॉट्स मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है. मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं, मींस जिसमें सीड्स का पार्टीशन अगर देखो तो 2 सीड्स में डिवाइड हो जाए, और एक वो होते हैं जिनमें सीड्स सिंगल होते हैं, तो यहाँ पर सिंगल होते हैं. अच्छा, ये प्लांट्स इन्वायरमेंट कंडीशन कौन से होते हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर देखो तो ये हाई टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में रहने वाले प्लांट हैं, ठीक है, और लो लो रेनफॉल हो. तो ये कंडीशंस, और अराउंड द ईयर की बात है, मतलब पूरे साल अगर ये कंडीशंस हैं, देन these plants survive in as a C4 plants or survive in this condition. So इसको हम C4 plants बोलते हैं, और इनमें C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों पाई जाती है. तो C4 plants का जनरली काम क्या है, इनका क्या है, मतलब इन C4 प्लांट्स, सो C4 प्लांट्स में तुम्हें C3 साइकिल्स भी मिलेगा और C4 साइकिल भी मिलेगा, ठीक है. ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है. अब कैसे मिलेगा? C3 साइकिल को हम वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है C3 साइकिल से, फॉर्म हो जाता है क्या, ट्रायोस फॉस्फेट, ओके. और ये सब कुछ, ये पूरी प्रोसेस होती है बंडल शीथ के अंदर. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे बी पार्ट में. बंडल शीथ के अंदर बंडल शीथ सेल्स होती हैं, यहाँ पर ये C3 साइकिल की प्रोसेस होती है कि C3 साइकिल कार्बन फिक्स करता है और ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ C4 साइकिल? C4 साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है? C4 साइकिल इज CO2 इनरिचमेंट साइकिल. अच्छा, CO2 इनरिचमेंट साइकिल देन क्या है? CO2 इनरिचमेंट साइकिल्स क्या है? दिस पहले तो देखो ये होता कहाँ है. ये पार्शियली होता है मीजोफाइल्स के अंदर, मीजोफाइल्स के अंदर होता है, और बंडल शीथ के अंदर भी होता है, ठीक है. बंडल शीथ सेल्स में भी होता है. तो मीजोफाइल्स और बंडल शीथ में ये दोनों पाया जाता है. इसका काम क्या है? ये जनरली CO2 इनरिच करता है, क्योंकि CO2 इनरिच होगा तो रुबिस्कोस की कौन सी एक्टिविटी ट्रिगर करेगी? रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ट्रिगर करेगी, जो प्लांट चाहता है, क्योंकि उसको फालतू में CO2 वेस्ट नहीं करना ना एज अ
कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो यहाँ पर उसको CO2 को यूज करना है फॉर मेकिंग शुगर, सुक्रोज और स्टार्च। ठीक है, तो अब जनरलाइज स्कीम देख लेते हैं C4 प्लांट्स का। देखो, प्लांट बायोलॉजी के, प्लांट फिजियोलॉजी के केस में सिर्फ 2 पार्ट से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं, 2 या 3 पार्ट से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज C3C4 कैम्प साइकिल पाथवे और रेस्पिरेशन प्रोसेस, कार्बन फिक्सेशन, और उसके अलावा हॉर्मोन्स का। मैं तुम्हारा यहाँ तक कवर करूंगी, हॉर्मोन्स को मैं नहीं टच करूंगी बिकॉज वो बहुत ही बेकार टॉपिक है। अगर तुम मेरे हिसाब से 9 चैप्टर्स को कवर कर रहे हो तो तुम उन्हीं 9 चैप्टर्स पे फोकस करो, उसको छोड़ दो। तो उनको छोड़ने से फायदा यही होगा कि तुम्हारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्लांट के फोटोसिंथेसिस के या C4 C3 या कार्बन फिक्सेशन के, उनको तुम सॉल्व कर देना। रेस्ट जो भी हार्मोन रिलेटेड है उनको तुम डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा होता है कि अगर तुमने किसी चैप्टर को बिल्कुल छुआ नहीं है तो उसको देखते ही तुम कहोगे अरे इसको छोड़ो, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, वो वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। बिकॉज 75 में से तुमको 25 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, ये ध्यान रखना। तो 75 में से अगर 25 सॉल्व करने हैं तो अगर तुम्हें ना 6 क्वेश्चंस भी प्लांट के देख रहे हैं तो उनको छोड़ करके तुम अगले 7 क्वेश्चंस पे जाओ, जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे टॉपिक से जिनको तुमने प्रिपेयर किया है सिर्फ उन्हीं को देखो, औरों को मत देखो। और फिर सिलेक्टेड अच्छे टॉपिक्स अच्छे क्वेश्चंस निकालो जिन पे तुम 110% श्योर हो। सो उनसे अगर तुमने 20 भी सॉल्व कर दिया ना, मान लो उसमें से 2 भी क्वेश्चन गलत हो गया फुल श्योर वालों पे, तो 18 से भी तुम्हारे रैंक आ जाएंगे। ठीक है, बट मैं टारगेट बोलूंगी 25 करने को। चलो, तो C4 प्लांट्स का जनरलाइज स्कीम देख लेते हैं। C4 प्लांट की जनरलाइज स्कीम क्या है? इसमें 2 सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक सेल है बंडल शीथ और दूसरा है मीजोफाइल सेल्स। तो बंडल शीथ का काम कैसे होगा और मीजोफाइल सेल्स कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे C4 साइकिल का कैसे होता है। ये है तुम्हारा मीजोफाइल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, और ये है बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो होता क्या है, पहले तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड आया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कन्वर्जन हुआ किसमें? ऑक्सैलो एसिटेट एसिड में, ऑक्सैलो एसिटेट में, जो कार्बन 4 का मॉलिक्यूल है। ये कार्बन 1 था, ओके सॉरी कार्बन 3 था, 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, यहाँ 4 कार्बन हो गया बिकॉज एक बाहर से आया। अब ये कन्वर्ट हुआ तुम्हारा मैलेट में, मैलेट में कन्वर्ट होगा या एस्पार्टेट में। ठीक है, मैलेट या एस्पार्टेट में ये कार्बन 4 मॉलिक्यूल है। अब ये मैलेट एस्पार्टेट मूव कर जाएगा प्लाज्माडेस्माटा से। अब ये कार्बन 4 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कार्बन 4 मॉलिक्यूल देन अगेन कन्वर्ट होगा किसमें? कार्बन 3 मॉलिक्यूल में, दैट इज पायरुवेट और एलानिन, एलानिन में और पायरुवेट में, या फिर पायरुवेट में। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चला गया तुम्हारा फिर से C3 साइकिल में। ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ये इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है, बट यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तुम्हारा सेलुलर इन ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो फिर से C3 साइकिल को मेंटेन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कार्बन C3 मॉलिक्यूल है ये फिर फर्दर मूव करेगा इधर। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल फिर कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। सो ये होल प्रोसेस होती है मेसोफाइल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स में। तो ये C3 को भी मेंटेन करते हैं, C4 को भी मेंटेन करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट आता है एंजाइम्स, जो एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो यहाँ पर है। तो इस एंजाइम का नाम क्या है? दिस एंजाइम इज मैलेट NAD पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मैलेट NADP पॉजिटिव डिहाइड्रोजिनेज, ये डिफॉल्ट एंजाइम है, इस एंजाइम को ध्यान रखना। इस एंजाइम का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये C4 कार्बन को C3 कार्बन में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा PEP कार्बोक्सिलेज हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। PEP कार्बोऑक्सीकाइनेज, ठीक है, ये कैसे करते हैं वो देखते हैं, कार्बोक्सीकाइनेज। और उसके अलावा फिर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है मैलेट NAD डिहाइड्रोजिनेज,
ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, बट डिफॉल्ट में मैलेट NADP डिहाइड्रोजनेज को याद रखना क्योंकि वो C4 को C3 में कन्वर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट इज यहाँ पर मैलेट NAD डिहाइड्रोजनेज जो है वो यहाँ पर काम करता है। So first enzyme is this malate NADP dehydrogenase। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आप इजीली समझ जाओ। ठीक है, ये एंजाइम काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, PEP को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कराने में और फिर मैलेट और एस्पार्टेट में कन्वर्जन के लिए। ये रिएक्शन साइटोसोलिक है, ये साइटोसोलिक होती है, फिर ये क्लोरोप्लास्टिडल होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट में कन्वर्जन के लिए। ये रिएक्शन भी पायरुवेट का यहाँ पर आना, ये पायरुवेट है, सो पायरुवेट का कन्वर्जन तुम्हारा PEP में ये फिर से क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सब लिख लो, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये साइटोसोलिक है, सिर्फ ये रिएक्शन साइटोसोलिक है, PEP का ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्जन, दिस इज साइटोसोलिक। और एंजाइम यहाँ पर यूज होता है मैलेट NAD डिहाइड्रोजिनेज, राइट। उसके अलावा जो सारे रिएक्शंस हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, चाहे यहाँ वाले बंडल शेप सेल्स में या यहाँ पर, सब कोई क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड एंजाइम जो हमने बताया था मैलेट NADP डिहाइड्रोजिनेज, वो यहाँ पर रोल प्ले करता है C4 को C3 में कन्वर्ट कराने में। थर्ड एंजाइम इज पेप कार्बोक्सी काइनेज। सो पेप कार्बोक्सी काइनेज का काम क्या है, वो इसमें कन्वर्ट कराता है। सो पेप कार्बोक्सी काइनेज ATP सिंथेसिस का में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ATP की जब पायरुवेट से कन्वर्जन होता है पेप फॉस्फोनाइल पायरुवेट में, तो यहाँ पर ATP की यूज होती है, तो यहाँ पर पेप कार्बोक्सी काइनेज का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कैलकुलेशन पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कैलकुलेशन, क्योंकि C3 C4 का हो गया, तो C3 प्लांट्स के अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड से तुमने देखा 2,3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना, राइट, और ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेशन देखे थे वो 18 ATP यूज हो रहा था, 12 NADPH यूज हो रहा था, राइट। अब C4 में देखो क्या हुआ। C4 प्लांट्स के अंदर 6 CO2 कन्वर्ट हुआ, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना फिर से, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ 2,3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। अब पूछोगे कि ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा है, इट कंज्यूम्स 12 ATP। ठीक है, और यहाँ पर ये 18 ATP यूज हो रहा है और 12 NADPH। ये 12 ATP कहाँ से आया, सब सोच रहे होगे कंफ्यूज। ये कार्बन इनरिचमेंट वाला है, ये C4 साइकिल ने किया। C4 साइकिल ने एक ATP यूज किया, मतलब हर कार्बन डाइऑक्साइड पे 2 ATP का यूज हो रहा है, तो टोटल 12 ATP यूज हुआ। ठीक है, और तो हम ये बोलेंगे C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, 12 ATP यूज होता है CO2 इनरिचमेंट के लिए। ठीक है, CO2 इनरिचमेंट के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और 18 ATP यूज होता है CO2 फिक्सेशन में। तो काफी वो नहीं है, मतलब काफी कॉस्टली पार्ट हो रहा है सेल के लिए कि वो 12 ATP तो सिर्फ इनरिचमेंट में यूज कर रहा है और 18 ATP वो CO2 को फिक्स करने में यूज कर रहा है, बट उसको इम्पॉर्टेंट है उन इनरिचमेंट को करने की, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी सेल को नहीं चाहिए, वो वेस्टफुल एक्टिविटी है, तो उसे ये फिक्स करना ही करना है, इनरिचमेंट उसको सेल के अंदर करना ही करना है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट C3 C4 प्लांट। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो रह गया है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिलेशनशिप, कभी कभी तो मुझे ही अपनी राइटिंग नहीं समझ में आती। रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो
कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये सारे प्लांट्स में देख लो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड लो है, ठीक है। तो क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाई है? C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक यील्ड सेम रहेगी दोनों केस में। क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स कर रहा है तो CO2 इनरिचमेंट तो हमेशा सेल के अंदर मेंटेन रहेगा। C3 प्लांट्स में क्या होगा? C3 प्लांट्स में ऑलरेडी देखा, फोटोसिंथेटिक यील्ड हाई हो जाएगी हाई कार्बन डाइऑक्साइड में, लो हो जाएगी अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब टेम्परेचर का देखो, टेम्परेचर का अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो क्या होगा? अगर 45 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तो क्या होगा? सो C3 प्लांट्स के अंदर क्या होगा? फर्स्ट C3 प्लांट्स के अंदर एक ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में कितना होता है? 18 ATP यूज हो रहा है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन लो हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है। यहां पर इसी सेम C3 प्लांट में हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? एक ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा 18 ATP में, बट फोटो रेस्पिरेशन भी होगा, तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। जब फोटो रेस्पिरेशन हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी लो होने लगेगी, ठीक है। C4 प्लांट्स में क्या होगा? सेम कंडीशन C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, या फिर 45 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, तो क्या होगा? C4 प्लांट्स में एक ग्लूकोज से कितनी ATP यूज हो रही है? 30 ATP, राइट। और फोटो रेस्पिरेशन निग्लिजिबल है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, या एब्सेंट है। यहाँ पर एक ग्लूकोज से 30 ATP का यूज हो रहा है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो प्रोडक्टिविटी हाई है, यहाँ भी प्रोडक्टिविटी हाई है। तो देखो डिफरेंस, C4 प्लांट्स के अंदर इन दोनों टेम्परेचर्स पे प्रोडक्टिविटी हाई है, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी ऑन C4 प्लांट्स। बट अगर तुम C3 प्लांट्स में देखो, C3 प्लांट्स में क्या हो रहा है कि अगर इस टेम्परेचर पे है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी हाई है, बहुत अच्छा। अगर हाई टेम्परेचर हो गई तो फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो गया, प्रोडक्टिविटी लो हो गई। तो ये ड्रॉबैक है विथ रिस्पेक्ट टू C3 प्लांट्स। इसी का इवॉल्व्ड स्टेट है C4 प्लांट्स में, जिसमें प्रोडक्टिविटी पे कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट C3 C4 प्लांट्स, और जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, मतलब काफी बनते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कंपनसेशन का। सो कंपनसेशन पॉइंट्स क्या हैं? कंपनसेशन पॉइंट्स है जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाए। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा ATP और NADH बन रहा है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है कि उनको यूज करके कार्बन को फिक्स कर रहे हैं। अब अगर दोनों ही इक्वल हो जाए देन इट इज नोन एज कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, जितना हमने बनाया उतना हमने यूज कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया 10 बट यूज 100 किया। अगर 100 यूज किया देन आपने तो लॉस में गए, और अगर आपने ज्यादा बनाया बट यूज कम किया तो आपका प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर कंपनसेशन पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली इक्वल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स अगर 10 बना रहा है तो 10 को यूज भी कर लेगा, ठीक है, ATP और NADH जो कुछ भी, ठीक है। तो ये है कंपनसेशन पॉइंट। सो कंपनसेशन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पॉइंट विल एक्सप्लेन द नेट फ्लक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना फ्लक्स है वो बताता है, और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? O2 रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है,
ठीक है। तो अगर मान ले यहाँ पर 10 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी 10 कार्बन डाइऑक्साइड को वो फाइनली वो कर ले रहा है, तो ओवरऑल जो फ्लक्स है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक ग्राफ है वो देखो, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब अगर फोटोसिंथेटिक यील्ड को हम टेम्परेचर पे प्लॉट करें 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, बताना मुझे 40 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ। सो दिस इज द ग्राफ एंड सेकेंड ग्राफ इज दिस वन, सॉरी दिस, नो स्ट्रेट लाइन। सो अगर तुम ये देखो ना कि विथ रिस्पेक्ट टू C3 स्ट्रेट लाइन बनाना, ये मेरे से बन नहीं रही है, तो ये तुम्हारा C3 प्लांट्स का होगा, बिकॉज फोटोसिंथेटिक यील्ड हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे ज्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया यील्ड घट गई। बट ये है तुम्हारा C4 प्लांट्स का, जिसका स्टेबल है, इसका टेम्परेचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा एक बेसिक पार्ट जो कंपनसेशन पॉइंट का है। उसके अलावा कंपनसेशन पॉइंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताते हैं वो ये कि 2 टाइप में कंपनसेशन पॉइंट होता है। एक होता है CO2 कंपनसेशन पॉइंट, दूसरा होता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। तो मैं पहले CO2 कंपनसेशन पॉइंट को ड्रॉ कर रही हूं, पहले वो देख लो। ओके, सपोज यहां पर इस पॉइंट पे CO2 लो है और यहां पर CO2 हाई है। ठीक है, अब मैं 2 तरीके से रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताऊंगी। सो रेस्पिरेशन के लिए आई एम यूजिंग ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर मैं यूज कर रही हूँ, और रेड कलर मैं फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखना CO2 कंपनसेशन को कैसे देखते हैं। पहले तुम फोटोसिंथेसिस को देखो। फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस सपोज लो कॉन्सेंट्रेशन है तो यहां तक फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, अब तुमने फोटोसिंथेसिस यहां तक हो गई, फिर तुमने और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, फोटोसिंथेसिस यहां तक हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, फोटोसिंथेसिस यहां तक हो गई, और बढ़ गया यहां तक हो गई, राइट। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन के केस में चीजें डिफरेंट है। CO2 लो है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन लो होगा, क्योंकि CO2 ही तुम्हारा कम है। CO2 जैसे जैसे बढ़ा रेस्पिरेशन बढ़ा, CO2 अगेन बढ़ गया तो रेस्पिरेशन फिर से बढ़ गया। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन फिर से बढ़ा, मैं इसको एक्चुअली इक्वल करना चाहती थी। फिर CO2 और बढ़ गया तो रेस्पिरेशन और ज्यादा बढ़ गया, अब यहाँ पर और बढ़ गया। तो अब डिफरेंस देखो। ठीक है, डिफरेंस है कि व्हेन CO2 इज वेरी हाई तो रेस्पिरेशन ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इट्स इंक्रीज। ठीक है, बट एक पॉइंट है जहां पर CO2 और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस सेम पॉइंट पे है। दिस पॉइंट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के लो और हाई रहने पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल अमाउंट एक्सप्लेन करेगा इक्वल रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ये तो था तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंड पॉइंट जो आता है, सेकेंड जो टाइप है वो है तुम्हारा लाइट रेस्पिरेशन। सो लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट है कि सपोज अगेन एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, सी दिस इज द लाइन, ग्रीन मैं यूज कर रही हूं रेस्पिरेशन के लिए और रेड में यूज कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब मैं यहाँ पर लाइट को लूंगी। ठीक है, तो लाइट के केस में क्या हो रहा है, यहाँ मैंने लो लाइट रखी और यहाँ पर लाइट हाई है। तो जैसे जैसे तुमने पहले फोटोसिंथेसिस देखो, जैसे जैसे तुमने लाइट बढ़ाई, सपोज ये था तुम्हारा फोटोसिंथेसिस,
नेक्स्ट राउंड में यहाँ गया, क्योंकि तुमने लाइट बढ़ा दी, राइट? तो लाइट बढ़ाई तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस भी तो बढ़ जाएगा। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस तुम्हारा और बढ़ गया, ठीक है। इन नेक्स्ट केस हाई लाइट में और हो गया, और एक अटेन कर गया लेवल की, हाँ इतना तक हाई रहेगा। अब जब तुमने CO2 को कांस्टेंट रखा, यहाँ पर तुमने CO2 जो है सपोज 300 पिकोमोल्स दे ही दिया कांस्टेंट करके। यहाँ पर तुमने इससे पीछे वाले में तुमने लाइट को कांस्टेंट रखा था, यहाँ लाइट को कांस्टेंट रखा था, लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, सॉरी। अब यहाँ तुमने CO2 को कांस्टेंट रखा। सो इस केस में क्या हुआ, तुम्हारा रेस्पिरेशन रेट पहले तो लो था, रेस्पिरेशन रेट पहले ये इतना था, अब तुमने CO2 कांस्टेंट रखा तो लाइट पे कोई इफेक्ट थोड़े होती है, इतना हुआ। फिर पहले इतना था, ठीक है, फिर कांस्टेंट, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, तो ऐसा ही तो ग्राफ कुछ मिलेगा तुमको। अब इस ग्राफ में तुम देखो एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे तुम्हें लाइट कंपनसेशन पॉइंट होगा, मींस रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल है। तो ये तो था तुम्हारा कंप्लीट टॉपिक रिलेटेड टू कंपनसेशन पॉइंट। बट CO2 कंपनसेशन C3 प्लांट और C4 प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें कैसा होता है, तो एक CO2 कंपनसेशन आता है क्वेश्चन में, ये मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था C पार्ट में, CO2 कंपनसेशन पॉइंट इन C3 प्लांट और C4 प्लांट कैसे देखते हैं, देखो। Next, what I'm going to tell you is very important point is Kranz anatomy. Next, what I'm going to tell you is Kranz anatomy. So next, what I'm going to tell you is Kranz anatomy. So Kranz anatomy क्या है? Kranz anatomy is a condition which is present in C4 plants. तो यहाँ पर क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स होते हैं और मीजोफाइल सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एक डिफरेंस है बंडल शीथ और मीजोफिल्स का, इसमें थाइलाकॉइड्स जो मिलेंगे वो अनस्टैक्ड मिलेंगे, ठीक है, अनस्टैक्ड थाइलाकॉइड्स होते हैं। अनस्टैक्ड, इसमें थाइलाकॉइड्स जो होंगे वो स्टैक्ड होंगे, थाइलाकॉइड्स स्टैक्ड होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ए ग्रैनल, इसको बोलते हैं ग्रैनल, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट जो C3 प्लांट्स, इसमें C3 साइकिल होती है, ठीक है, इसमें C3 साइकिल होगी प्रेजेंट। नो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, नो फोटोकेमिकल रेस्पिरेशंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इनको हम बोलते हैं ना ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जब वैसे है ही नहीं, मतलब स्टैक्ड है ही नहीं, तो ग्रैनम नहीं होता है, प्रॉपर ग्रैनम स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर नो C3 साइकिल होगी, यहाँ पर कोई C3 साइकिल्स नहीं होती हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस का, ये कहलाएगा ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये जो Kranz एनाटॉमी है, ये Kranz एनाटॉमी है लाइक एक सेंटर में पहले तो तुम्हारे वेसिकुलर बंडल्स होंगे, वेसिकुलर बंडल्स, और उसके चारों तरफ सराउंडेड होगी, इस एनाटॉमी में चारों तरफ सराउंडेड होगी क्या, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, बंडल शीथ सेल्स, और उसके सराउंडिंग में होंगे ऐसे, सराउंडिंग में सब तरफ कर लेना, मैंने सब नहीं बनाया, ये है मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो ये है Kranz एनाटॉमी, ठीक है। अब
टू डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट अगर हैं तो उसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ये टर्म है, याद रखना, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा C3 प्लांट्स में बंडल शीथ प्रेजेंट होता है बट कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैम्प पाथवे। कैम्प पाथवे ये एक इवॉल्व्ड पाथवे है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिजर्ट एरिया। सो अगर इसका फीचर देखो, अप्रॉक्स 10% टोटल प्लांट्स में ये पाया जाता है। टोटल प्लांट्स के अंदर ये कैम्प पाथवे पाया जाता है। ये ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में ज़्यादा होता है। ज़ीरोफाइटिक मीन्स जो वैसे होंगे वाटर जहाँ पर कम होता है, तो इनको बोलते हैं ज़ीरोफाइटिक प्लांट डिजर्ट एरियाज में। ठीक है, इनको सकलेंट प्लांट भी बोलते हैं। सकलेंट प्लांट के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, सकलेंट प्लांट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सबको पता होगा, ओपन होता है इसका स्ट्रोमा। स्टोमेटा ओपन होता है नाइट में, बिकॉज अगर दिन में ओपन होगा लाइट में तो वाटर का रेस्पिरेशन होगा, मतलब वाटर ट्रांसपिरेट हो जाएगा। तो नाइट में ओपन होगा किसके लिए? चेक करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को। सेकेंड व्हाट इज CO2 स्टोरेज। CO2 स्टोरेज को देखते हैं। CO2 स्टोरेज साइकिल है। सो दिस कैम्प पाथवे इज CO2 स्टोरेज साइकिल, बिकॉज मोस्टली क्या होगा, वाटर तो है नहीं, तो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हो नहीं पाएंगी। तो इनको क्या करना होगा, जो भी बाहर से ट्रांसपिरेशन को चेक करके जो भी स्ट्रोमेटा के थ्रू जो भी CO2 ले रहे हैं उसको वो स्टोर करते हैं अपने प्लांट के अंदर फॉर फ्यूचर के लिए, कि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। ठीक है, सो कैम्प पाथवे देख लो कैसे काम करता है। कैम्प पाथवे फर्स्ट इज in the absence of light, what happen? In absence of light जनरली स्ट्रोमेटा ओपन होता है। ठीक है, स्ट्रोमेटा ओपन रहेगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं बीपी में, डी पार्ट में भी और सी पार्ट में भी। तो स्ट्रोमेटा ओपन होने से क्या मतलब है, देखो ये है एक मीजोफाइल सेल। मैंने एक मीजोफाइल सेल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रोमेटा बना दिया। सो स्ट्रोमेटा ओपन है, स्ट्रोमेटा ओपन है। ठीक है, हाँ, सो स्ट्रोमेटा ओपन है और उसके ओपन होने से क्या होगा, उसके ओपन होने से CO2 अंदर को जाएगा। ठीक है, अब CO2 अंदर जाने से क्या होगा, जो पेप है, पायरवेट एनॉल, पायरॉक्सी एनॉल पायरवेट, ठीक है, पेप कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाएगा। और इसको चेंज करने वाला कौन है, पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट में। Malate is again carbon 4 molecule and this is converted by NAD positive malate dehydrogenase, ठीक है, malate dehydrogenase को कन्वर्ट कर देगा। अब malate कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा एंड दिस मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन वैक्यूल। ठीक है, तो ये ऐसे स्टोरेज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, वैक्यूल की। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पर एज सच क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो है बट नो फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट में वैक्यूल्स में मैलिक एसिड स्टोर हो गया। अब सोचो कि मॉर्निंग हो गई, प्रेजेंस ऑफ लाइट हुआ। अब प्रेजेंस ऑफ लाइट में स्ट्रोमेटा क्लोज हो गया, क्लोज। ठीक है, अब स्ट्रोमेटा क्लोज हो गया तो ये है तुम्हारा मेसोफाइल सेल, स्ट्रोमेटा यहाँ पर क्लोज पड़े हुए हैं। अब इस केस में क्या होगा, साइटोसॉल के अंदर, पहले तो तुम ये समझो कि मैलिक एसिड क्या हुआ। मैलिक एसिड ये है, मैलिक एसिड आएगा वैक्यूल से बाहर, मैलिक एसिड बाहर आएगा मैलेट के फॉर्म में।
ठीक है, मैलेट के फॉर्म में, विच इज़ कार्बन 4 मॉलिक्यूल। अब मैलेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, ठीक है। पायरुवेट इज अगेन कार्बन 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर यूज़ होने वाला एंजाइम NAD प्लस मैलिक एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकला ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू C3 साइकिल, ये C3 साइकिल में जाएगा। तो C3 साइकिल में तो पता ही है ना कि ATP और NADPH की सिंथेसिस करेगा, C3 साइकिल में यूज़ करके क्या बनाएगा, अपना फूड बनाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वैक्यूल में मैलेट के फॉर्म में स्टोर कर लिया, मैलिक एसिड के फॉर्म में। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोमेटा क्लोज हो गए, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से नहीं ले सकता। सो उस मैलिक एसिड को अगेन कन्वर्ट करेगा पायरुवेट में, कार्बन डाइऑक्साइड को C3 साइकिल के थ्रू NADP और ATP यूज़ करके फूड जनरेट करेगा। दिस इज होल अबाउट ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का कैम पाथवे से रिलेटेड। सो जो भी क्वेश्चंस आते हैं कैम से आते हैं, C3 से आते हैं, C4 से आते हैं, फोटो रेस्पिरेशन से आते हैं, कंपनसेशन पॉइंट से आते हैं, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर दैट इसको नोट्स बना लेना। कुछ भी अगर कहीं भी हैंड राइटिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी कि कैसा कहाँ पर क्या है लिखा, बट प्लीज़ गलत मत लिखना। और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ C4 प्लांट तुम्हारा CO2 फिक्सेशन करता है डे टाइम में, और हम ये बोल सकते हैं कि कैम प्लांट CO2 फिक्स करता है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्यों करता है? बिकॉज हीट नहीं होगी नाइट में, तो ट्रांसपिरेशन जो जब अगर स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस ना होने पाए, वाटर को रिटेन करने की कैपेबिलिटी है। सो उसके लिए कैम पाथवे होता है। अभी तक का ये सारा कुछ यहाँ तक कवर होता है। इसके अलावा आपका प्लांट से रिलेटेड जो भी पार्ट्स थे मैंने कवर कर दिए, फोटोसिंथेसिस, C3, C4, कैम, फॉर रेस्पिरेशन, सब कुछ, इतना सब कुछ क्लियर कर लिया है। प्लीज़ इसको तैयार कर लेना। मैं इसका क्विज सेशंस रखूँगी वेंसडे को टेलीग्राम के चैनल पे, और मेरे वीडियो पे कमेंट लाइक करना मत भूलना। इतना एफर्ट मैंने डाला बिकॉज मैं एफर्ट डाल के आपको पढ़ा दे रही हूँ कि आप अपने नोट्स बना लो और आप अपनी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। चलो गाइस, ओके, बाय, सी यू।